जी। तो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो टेस्ट 1 इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, सवाल जल्दी से पूरा कर लें। और टेस्ट 2 जो है वो संडे वाले दिन हाफ लेक्चर में वो करेंगे और हाफ लेक्चर में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन रखूँगा। पहला लेक्चर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन हाफ ही है, ठीक है ना, संडे जो अगला आना है, ठीक है, ताकि मंडे को हम जो है वो क्लास जब शुरू करें तो फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल कर रहे हो पास पेपर्स पे पहुंच जाएंगे। उम्मीद है वो डायरेक्ट शुरू वही करेंगे पास पेपर्स। जी नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर ऑर्डर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ वही ऑर्डर्स, ठीक है जी। जी कॉस्ट कितनी गिवन है जी? कॉस्ट है 72,000, ठीक है। मैं यहाँ पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नीचे वो बेस में, अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1200 लिखते तो यहाँ पर क्या लिखते? 0.025। तो ज़रा इस मसले से बचाने के लिए मैंने कहा यहाँ पे कर लो, एंड में जब आंसर लिखना हो मल्टीप्लाई करके फिर 1000 में कर लेना, ठीक है। तो रुपीज़ 72,000 डिवाइड बाय 16,000 कहाँ से मिले? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स गिवन थे, ऑर्डर को प्रोसेस करना है हमने, कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है, ठीक है ना। ओके, तो 4800 जमा 4500 जमा 6700, इनका टोटल यहीं पे कर लो। ये पता है ना, ये बाद में ये ना ढूंढ रहे हो, ये ऊपर वाले का क्या आया था टोटल? 250, ये हमने यूज़ किया था। ये कितना है? 16,000। और तीसरा क्या है? ठीक है, तो ये टोटल यहीं पे हो सकते हैं, इसलिए इनकी कोई वर्किंग उस तरह से करने की ज़रूरत। इधर तो कैलकुलेशन करनी पड़ी ना, जे के भी ये फिगर निकालनी पड़ी, ए के भी, एम की भी, फिर टोटल भी यूज़ हो गया, इस वजह से वहाँ पे वर्किंग करें, वरना सिंपल सा हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है जी। अब ये टोटल कितना आया जी? 16,000। तो डिवाइड करो इसको 16,000 ऑर्डर से, तो रुपीज़ 450 पर ऑर्डर, ठीक है जी। हाँ वो मुझे पता है, दूसरा डिफरेंट है ना, कोई बात नहीं, बस आप दोनों पे ऑर्डर लिख लें, फिर ध्यान से अप्लाई कर लेना। अब ये 450 रुपये निकल आया, ये 450 को मल्टीप्लाई करना है 4800 से, फिर 4500 से, फिर 6700 से, 2,16,000, 2160, 2530। इसके मैंने कितने मार्क्स लगाए थे? नहीं लगाए थे, ये दिया नहीं था। ओह नो, अच्छा हो गया, फिर गीगा वाला सवाल मैं करवाता हो तो आपने किया हुआ था। ये वैसे किसी ने ट्राई किया था? किसने किया था? नहीं किया था, ये ज़्यादा अच्छा हो गया, चलो शुक्र है, चलो कम बोर हुए आप, मैं डर ही गया जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? ये सवाल मैंने करवाना था लेकिन होमवर्क में शुक्र है नहीं दिया, ठीक है ना। होमवर्क में आपने दूसरा कर लिया, उन दो के सोल्यूशन आ जाएंगे, बस फिर आगे अब अगला काम शुरू करें ना, ठीक है भाई। ABC अब ओवरहेड में से क्या निकालना है? वैसे इस दफ़ा 17 नंबर का सवाल इन दो में से आया, तो हमने कितने दिन लगाए हैं इस पर? आज कितना दिन है ओवरहेड्स को मिला के? 10वां होगा? नहीं, आज 19वां लेक्चर है ना, पहले 6 दिन हमने बेसिक्स पे लगाए थे, तो ये 13वां दिन है। 13वां दिन है, तो 13 दिन में आपने 17 नंबर तैयार किए, मतलब इस अटैम्प्ट में जो बच्चे बैठे थे, थोड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को भी ईजी नहीं लेना, ओके। बाकी इन दोनों में से एक सवाल तो ज़रूर आता है, और वो आता है FOH के चैप्टर में से ही है। यही बच्चे सोचकर ABC को छोड़ के इस दफ़ा भी गए हुए थे। उसने कहा मैं दोनों से देख कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। चले जी, तो नेक्स्ट क्या है? परचेजिंग, इसके सप्लायर ऑर्डर है बेस इसकी, तो परचेजिंग बस ऐसे ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पता ही आपको कौन से वाले लेने हैं, ठीक है। आप पूरा लिख लेना, जगह ज़रा तंग है जी। अब रुपीस में FOH कॉस्ट है कितनी? है कॉमन एक्सपेंस है, ये 4,004,000, और ऑर्डर्स कितने हैं? 50, नज़र नहीं आ रहे, अच्छा ये रहे जी, रुपीज़ 4,000,400,000 डिवाइड बाय 50,600 ऑर्डर्स इज इक्वल टू रुपीज़ 400 या 700? अच्छा, लाई निकालते हैं हम। आज तो घर के अफराद है सिर्फ, बाकी बच्चे सारे तो चले गए परदेसी, है ना। मतलब तो मैं भी भेजन एनजी है वहाँ, तो कह रहा हूँ कि
कि फिर भी जो है वो मतलब जो करीबी रिश्तेदार रह जाते हैं ना, कोई खुशी गमी हो ना तो दूसरे आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो करीबी करीबी रह जाते हैं ना। अब देखते हैं कौन से करीबी जो आज नहीं पहुंच सके वो आने वाले संडे पे पहुंचते हैं। मैंने कहा ऑनलाइन वालों को बता दें है जी, हो सकता है फिर कुछ इनमें से मजबूरी में कहीं फंसे तो दूसरे पूरे कर दे, बल्कि संडे को तो इंशाल्लाह सभी आए होंगे मुझे पता है। ठीक है, बहरहाल माजल ऑप्शन मैंने स्टार्ट करना ही करना है, चाहे नाम भी लिखूँ नहीं। मंडे को तो पहला सवाल करेंगे उसका, ठीक है, उसकी बुनियाद, उसकी डिस्कशन फॉर्मेट्स वगैरह की बात मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि एक सवाल बस करना है अब टेस्ट वाला, टेस्ट 2 वाला अगले संडे को होगा सवाल, तो वो एक पूरा 1.5 घंटा नहीं चल सकता। तो टाइम जाए, जो इतनी मेहनत कोशिश करके आएंगे यहाँ पे नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकता ना उनके साथ कि यार तुम आए हो चलो, बाकी जो नहीं आए, जो आना है तो पढ़ना वही है जो क्लास में पढ़ना होता है। तो बस ये मैं क्या करता हूँ कि वो अवेलेबल कर देता हूँ, वो फिर आगे आपकी मर्जी है जी। 1287 जी 1573 1122 कहने लगे सी मैं। अच्छा जी, बस कहानी खत्म। यहाँ पर करो जी इनका प्रोडक्ट वाइज टोटल 2215 हैं जी। नेक्स्ट 16728 1008। अब ये टोटल है, इसको डिवाइड करना है हमने, ये क्या है जी, क्योंकि पर यूनिट निकालना चाह रहा हूँ ना मैं उधर। देखो वैसे तो आप ये भी उठा के ले जा सकते हो, ये भी सही है, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप प्राइम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। लेकिन अब चूंकि मैं एक बात लेके चल रहा था कि पर यूनिट मुझे चाहिए, तो लेट मी डू, हमारी मर्जी, तुम ना करो। वैसे मैंने कहा तो है कि ये भी एक अल्टरनेटिव है कि आप इसको टोटली पढ़ा रहने दो, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट पड़ी है, उसको मल्टीप्लाई करो यूनिट्स के साथ, टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये दो चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे करना चाह रहे हो, ऐसे कर लें। ज़रा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पक्का कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के अंदर पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट, पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आती है, और उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरीके सही हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको अर्ज़ किया कि CMA के अंदर तो आपको सोल्यूशन कई तरीके मिलेंगे, तो वो भी बिल्कुल आप अभी अब जो करना चाहिए करके आप बिल्कुल ठीक है, वो ना चेंज करें। वो क्या करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, इसको मिटा देंगे, यहाँ पे यूनिट्स लिख लेंगे, या यहीं पर ही लिख लें, लेस कॉस्ट के अंदर पहले लिखे प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट में लिख दें 3100 इंटू 30,000 जमा 8300 इंटू, जिस तरह करके लिख लें प्राइम कॉस्ट, ठीक है, जमा बोलेगा अलग अलग करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और FO की कॉस्ट ये वाली उठाएं टोटल, वहाँ पे लिख लें। ओके, क्या करना चाहेंगे, यही करें, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, यही सही है, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हम कर रहे हैं, अब यही सही है। अच्छा अब सुनो जी, ये क्या आ गया जी, टोटल FOH कॉस्ट, डिवाइड कर दें इसको प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने हैं जी इधर, इधर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रोडक्शन यूनिट्स के आगे ब्रैकेट में लिख लेना आप थाउजेंड में जी, और 10 जी, रुपीज़, वैसे सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे टाइम दर्ज आया हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो बन गया। रुपीज़ 739 पर यूनिट, इससे पहले रुपीज़ 836 पर यूनिट, हाँ 0.4, ये सही था, ऐसे फिर नहीं बोले 730 जी इधर पॉइंट, ये थोड़ा सा टाइम ज़ाया किया, ठीक है, 1006.8। अच्छा वैसे तो बराबर ही टाइम ज़ाया होना है, क्या मतलब, यहाँ पर भी तो टोटल करके इसको भी तो मल्टीप्लाई करना ही था ना वो अलग से, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट इससे ज़रा बेहतर बन गया कि ये पर यूनिट FOH कॉस्ट आ गई, पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जिसको इकट्ठा करके उन्होंने दिया था प्राइम कॉस्ट वो अवेलेबल थी, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई टोटल ये वो यूनिट की,
टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, तो ये इसलिए मुझे ज़रा बेहतर लग रहा है। बाकी बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, बल्कि ज़्यादा बेहतर था, वो शायद जल्दी हो जाता, ठीक है। एनीवेज एफओएच की कॉस्ट वर्किंग 2 से पर यूनिट ही हमने निकाल ली, ठीक है। कितनी है? 738.6। ठीक है जी। अब इसको आप टोटल कर लें, 3838.6 9136, ठीक है जी। लो अब कर लेते, वैसे भी करना था ना बेटा, इसको भी तो करना था, दोबारा मल्टीप्लाई तो ऐसे कह रहे जैसे हमने वैसे करना ही नहीं था। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करना तो था, वो ठीक है, मैंने यही कहा कि मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मिल गई है, इससे सिर्फ ये फायदा हुआ है और कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे पता है, मैंने कहा है कि वो बेहतर था, लेकिन अब हम करेंगे दोबारा मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया बच्चों को कि वो भी बेहतर है, बल्कि शायद ज़्यादा बेहतर था, पर तब जब पर्चे में बैठे हों। आज के लिए शायद ये ज़्यादा बेहतर था कि हमारे जहन के अंदर ये बात पक्की होगी दोबारा से कि कॉस्ट पर यूनिट निकाली और उसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करें, और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर मटीरियल लेबर मिल गए थे सवाल से। एफओएच का वो तरीका जो पिछले 13 दिन से हम काम, असल में लड़ाई ही चल रही है, निकाला, वो कैसे निकाला, वो हमने एक्टिविटी बेस से निकाले। थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बाकी वो पर्चे की हद तक वो बेहतर है काम जी। इंटू 3838.6, ठीक है जी, ये वर्किंग 1 से आ गया जी, इंटू 9136.4 और उसके बाद 7406.8, ये वर्किंग नंबर 1 से तीनों रेट्स आ गए। यूनिट्स इसके कितने थे? 20,000 और यूनिट्स इसके थे 10,000, ठीक है। ज़्यादा क्लोज हो गए। इंटू 740, ठीक है जी बेटा, 11, हाँ 1000 बताना है, 58 115158, ठीक है जी। 72, ठीक है जी। प्रॉफिट भी बता दें, 229272, ओ माय गॉड, लॉस ही है। सबसे अच्छी हमारी प्रोडक्ट जे है और ए बेहतर है, एम तो पहला वाला गलत है क्या? आपस से तो फौजी मेरे लड़ी जाने ने पता नहीं जी। भाई स्टूडेंट बार बार एक जिद कर रहे हैं कि यहाँ से अगला काम ना करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको इस सवाल की हद तक करनी चाहिए। पर्चे में जो आपको शॉर्टेस्ट वे लगे बिल्कुल करें, नो इशू, यहाँ पे ज़रूर करें, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड का एक ऐसा सवाल है जो फुल फ्लैज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझे दे रहा है, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुँचें। और लड़ाई किसकी चल रही है? 13वां दिन है आज। एफओएच की कॉस्ट, उसको निकालने चले थे, सिंगल रेट से शुरू किया, डिपार्टमेंटल पे आए, उसी को हमने एक्टिविटी बेस से निकाला, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअली एबीसी का सवाल जो है ना, ये उसको पूरा प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचा के एफओएच को, बल्कि इवन प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करवा दिया। तो इसको बहरहाल इस तरह से कर लें तो बेहतर है। अच्छा जी, रिजवान का और गीगा का आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके अंदर सारी कहानियों को ज़रा चेक करने के बाद पता लगा कि हमें असल में कॉस्ट ड्राइवर ये गिवन थे। वैसे थोड़ी सी बात सिर्फ कर रहा हूँ। तो हमें ये ओवरहेड्स को बांटना है, बैचेस ऑफ पेंट निकालने थे, हमें कोट्स ऑफ पेंट निकालने थे, हमें लीटर्स ऑफ पेंट निकालने थे। तो मेरे ख्याल में तो बस यही 2-3 वर्किंग्स थी, ठीक है। आपने लीटर ऑफ पेंट निकालना है, टोटल पेंट, टोटल पेंट की वर्किंग करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ पे की थी, टोटल मशीन आवर्स की। उसके अंदर आपको G101, G102,
G103 और फिर टोटल भी मिल जाएगा। ये टोटल जो मिलेगा इसको आप जाके कर दोगे डिवाइड रेट निकालने के लिए, और फिर जब एलोकेट करने लगोगे तो इनको यूज़ कर लोगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी करवाया, क्योंकि इसके अंदर सवाल के अंदर ये नहीं दिए हुए, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपको दूसरी वर्किंग करनी पड़ेगी। कोट्स ऑफ पेंट आ गए, हाँ, इनकी टोटल कोट्स वर्किंग करेंगे, टोटल कोट्स की, वो भी इसी तरह से आपको G101, G102 और G103 का मिलेगा, टोटल मिलेगा। वो टोटल आप उठाकर ले जाएंगे, टोटल को डिवाइड करेंगे रेट के लिए और फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे इंडिविजुअल्स को, ठीक है जी। तो पेंट तो मेरे ख्याल में गिवन है टोटल, नहीं, ये टोटल पेंट निकाल दिया ना, लीटर्स ऑफ पेंट तो गिवन नहीं है। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ पेंट नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ पेंट है। ये 7 इंटू 500 और अगला पता नहीं क्या छुप गया, हाँ 5 इंटू 400, 4 इंटू 300, ठीक है, हो जाएगा ना, यही बात थी, इसके अंदर और तो कुछ था नहीं। चलें, बहरहाल ये मैं आपको अच्छा ये स्टार वाला भी था, हो गया था, इसका सोल्यूशन देने की जरूरत तो नहीं है, इसका सोल्यूशन किसी देखना हो तो आई के किताब से देख ले, मसला है इसमें। चलो अच्छा जी, पहले दो आसान थे, मेरे ख्याल में तो तीसरा ज़्यादा आसान था, बस तीसरा किया नहीं हुआ था। क्विकली इसको देखते हैं। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंट्रो में पढ़ के आए थे, मैंने तो इसलिए दे दिया था। ये क्यों नहीं था, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जो इंट्रो में नहीं थी? था इंट्रो में, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा आप सुने 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 थोड़ी सी बात सुन लें ज़रा। बिजनेस की टाइप्स आप पढ़ते थे इंट्रो में, मैं भी दोबारा पढ़ाता हूँ, मैंने वैसे पहली क्लास में पढ़ाई भी थी बेसिक्स में, पहली क्लास तो, हाँ पहली क्लास में तो खैर हमने वो पास पेपर के एनालिसिस वगैरह किए थे। कोशिश करनी है अब 10 मिनट में 15 मिनट में ये हो जाए टेस्ट, ताकि अब अगले संडे को आपका फेवरेट टेस्ट डिस्कस हो और मार्जिनल ऑप्शन, ठीक है। देखो ना, अब एक टेस्ट के लिए 1.5 घंटा नहीं लग सकता ना, आप, मैं मजबूर हूँ, मैं मार्जिनल शुरू करना पड़ेगा मुझे, मैं अवेलेबल कर दूंगा, वो लेक्चर अवेलेबल कर दूंगा मैं, आप अगर आउट स्टेशन से कोई मसला नहीं, बस उस लेक्चर को ले के आ जाना, चाहे रास्ते में, सवाल नहीं करवाऊंगा मार्जिनल ऑप्शन का, डिस्कशन खूब कर दूंगा, वो आप गाड़ी में बैठ के भी ऐसे मोबाइल पे देखकर लेक्चर आ सकते हैं। हाँ, जो आने वाला संडे है छुट्टी कर सकते हैं बिल्कुल। अगले दिन मैंने फिर वो नहीं पढ़ाना जो मैंने संडे को पढ़ाया, बल्कि अगले दिन उसको मैंने अप्लाई करवाना है, लेक्चर में अवेलेबल कर दूंगा, इसको इंश्योर कर लें अगर आप लोग के वो लेके आए तो। लेकिन यह ना हो कि सारी छुट्टी कर जाए फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। वैसे किस किस का प्लान है संडे को आने का? लाहौर के बच्चे तो कम से कम बता ही दें, बाकी भी आ रहे हो, सुभान अल्लाह, छा गए। मिट्टी ऐसी है, मिट्टी ऐसी है इधर, वे जिदार लोग हैं, इन्हें पता है बस जब करना है तो करना है, फिर हैं तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ऐसे नहीं सारे फौज। टाइप्स ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज, ये दो तरह के। और पता चले कि असी तुसी हैं फिर। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये ज़रूरी है, पता होना चाहिए। वैसे तो ये पता है आपको, लेकिन जो बात अभी डिस्कस करने लगा हूँ ये भी आगे यूज़ होते रहनी है, ठीक है, तो इसको भी ज़रा डिस्कस कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है आपको पता है, चीज़ें खरीदते हैं और ख़रीद कर बेच देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ठीक है, तो वो किस तरह से होगा? सेल्स लेस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ बस ये फ़र्क बताना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या होता है जी? ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि हमें नज़र नहीं आएगी सवालों में, मार्जिनल ऑप्शन में भी जाएंगे ना इंशाल्लाह। असल में ना सीएमए का ये ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह आप देख आए हैं इंट्रो में। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? बता दो। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
फिनिश गुड्स होते हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। प्लस करते थे आप, तो कॉस्ट ऑफ परचेज लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी परचेज प्राइस प्लस सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो परचेज से जुड़ी हुई हैं, जो हम तक चीज़ों को लाने के लिए ज़रूरी कॉस्ट हैं, याद है? उसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड करते थे, फ्रेट को ऐड करते, ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी को, ठीक है। और उसके बाद रिफंडेबल टैक्सेस को इग्नोर करते थे, जो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस, ये सारी डिस्कशन आप करके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। इन्वेंट्री के चैप्टर में जाएंगे जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तो वहाँ थोड़ी सी बात शायद फिर भी आ जाए, लेकिन यहाँ बाकी जो CMA के अंदर आप देखेंगे वो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आपका पाला पड़ रहा होगा, ठीक है। लेस किया करते थे आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जी अभी डिब्बा बनाता हूँ मैं डिब्बा इधर ही बनाऊंगा, मैं तो डिब्बा इधर ही बनाता होता हूँ ऐसे करके, ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर जब टोटल करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और ये हम पहुँच जाते थे GP पर। उसके बाद फिर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस तो दोनों तरफ ही हुआ करते हैं, ठीक है, एक जैसी बात ही है वो। ये बात समझ आती है? बोलो। अच्छा, अब जब बारी आती है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का जो P&L के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L के अंदर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की सिर्फ बात की है, ठीक है ना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का पता है ना आपको, GP से ऊपर ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, शुक्र है ये भी पता होता है, आप मान लेते हैं इतनी बात भी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेल भी वैसे ही सेल आनी है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड भी वैसे ही आना है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड भी वैसे ही आना है। चेंज कहाँ पे आना है? चेंज यहाँ पर आना है जी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज की बजाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये असल में ये जो चीज़ है ये डिफ्रेंशिएट करती है इन दोनों बिजनेसेस को, बाकी तो सब सेम है, देख लें आप जी बेटा। रॉ मटेरियल तो इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही होगा ना, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे इसके अंदर आप क्या किया करते थे, ये कॉस्ट ऑफ परचेज आप कैसे निकालते थे, पहले मैं ये बताता चलूँ ज़रा थोड़ा सा। आप निकाला करते थे इसको यूँ परचेज, या यूँ कह लें, यहाँ पर क्या आता था, ठहर जाओ, यहाँ क्या आता था, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या कुछ होता था? परचेज प्राइस होती थी, वो तो प्लांट की होती थी टेस्टिंग, इसकी क्या टेस्टिंग? परचेज प्राइस प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है जी। परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट्स प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो आपको पता है माशाल्लाह से, जब आएगी बारी पढ़ लेंगे। प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ठीक है जी, सही है। ओके, अब उसके अंदर जो कुछ है वो आपने पढ़ा हुआ है, इंट्रो में पढ़ा हुआ है, FAR 1 में भी आप दोबारा पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इस वक्त हमारा सरोकार इससे है ही नहीं। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये निकालने के लिए असल में हम बनाया करते थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाते थे जी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता था, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से, बल्कि यूँ लिखना चाहिए मुझे कि कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी होता है, टोटल कॉस्ट वही टोटल ही है, टोटल ही ले रहे हैं हम, टोटल बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये एक ही चीज़ का नाम है, मैंने कहा दोनों लिख दूँ, ये ना बाद में बैठे हो मुंह उठा के। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये निकला करती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। कैसे निकलती है जी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है इसके लिए। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट असल में आपसे मांग लिया गया था, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट आप पढ़ें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालो, ठीक है। अच्छा, अब ये भी ना तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही आपको मैंने बनवाया था।
मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट की कॉस्ट, यहाँ पे क्या आना है जी, प्रोडक्शन की कॉस्ट आनी है। प्रोडक्शन की कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी 3 कॉस्ट हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। तो यही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ठीक है, यही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, यही 3 कॉस्ट हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट मटेरियल, मैं वो बताता हूँ। नंबर 2 है डायरेक्ट लेबर, और इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। हेडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे दें तो अच्छी बात है, ना दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ ऐड होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब डायरेक्ट मटेरियल बच्चों जो खरीद कर लाए वो सारा ही यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगा, या जो खरीदे हुए में से इस्तेमाल हुआ वो? जो खरीदे में से इस्तेमाल हुआ बेटा वो है जो यूज़ होगा, यानी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर हम लिया करते थे डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो निकला करता था ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग ऑफ व्हाट? ओपनिंग रॉ मटेरियल। हाँ जाहिर सी बात है यार, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, यहाँ पे आता है ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर आप इसको भी टेबुलर फॉर्म में करना चाहें तो बिल्कुल करें। आप यूँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो मैंने उसकी बजाय क्या लिख दिया ब्रैकेट के अंदर उसको, ताकि टाइम बच जाए, ठीक है, वही लिखा हुआ है। ओके, रॉ मटेरियल कौन सा लेना है जी? कंज्यूम। कौन सा? रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। डन जी। ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक जो पड़ा है प्लस जो रॉ मटेरियल का स्टॉक खरीदा है लेस जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है अभी भी, तो जो बचा फिर वो जो निकला आंसर वो क्या है? वो कंज्यूम हुआ असल में, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, सवाल के अंदर या तो वो खुद बता देगा डायरेक्ट लेबर है ये, या फिर वो डाटा ऐसा देगा कि वो कैलकुलेट कर सकेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल आता है कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है। कोई ज़रूरत नहीं है प्राइम कॉस्ट के बारे में टोटल बताने की, अनलेस के सवाल खुद कह दे। कभी कभी वो यूँ कह देता है कि प्रिपेयर या कैलकुलेट टोटल कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑल्सो आइडेंटिफाई प्राइम कॉस्ट, फिर वो मजबूरी है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। अब अगली चीज़ क्या है जी? अब एफओएच जो है ये एक लंबी लिस्ट होती है, ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ वो जो इन दो के अलावा है, जिसमें सबसे पहली लाइन तो सबसे पहला नंबर तो होता है, हाँ अगर कोई है तो। इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो वो कहाँ आएगा? एफओएच। इनडायरेक्ट लेबर होगी तो कहाँ आएगी? एफओएच। और उसके बाद जो इनके भी अलावा हैं और फैक्ट्री के अंदर है वो क्या है जी? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, उसके अलावा मेंटेनेंस हो गई, स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड हो गए। अब तो आप एफओएच का चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप तो बहुत सारी चीज़ें आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। कोई इंस्पेक्शंस वगैरह हो रही हैं, आप पढ़ के आए ना सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एफओएच, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट ये पढ़ी है ना, वो भी इस एफओएच से ऊपर ही आता है, ये मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है। और एक एग्जांपल भी दी थी आपको, कोई याद हो किसी को? रॉयल्टी नहीं थी, डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने एक एग्जांपल दी थी। मैंने मिसाल जो दी थी ना, मैंने ये कहा था कि आपके हमसाए में कोई लंटर डाल रहा हो, सुबह सुबह आप उठें तो, और वो जो मशीनें लेकर आए किराए पर, वो एक वो घूमने वाली जो वो दुरमट सा था, है जी, है जी, जिसमें मिक्सर, वो सीमेंट मिक्सर जो होता है, उसके बाद वो एक खंबा सा था, उस पर एक लिफ्ट आती जाती है, उसके ये सारा सामान जो है वो लेट से 50,000 किराए पे लेकर आया, वो बंदा शाम को वापस कर दिया। अब ये ना डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर है, लेकिन क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक घर के ऊपर ये 50,000 का खर्चा हुआ है, और है भी सिग्निफिकेंट कॉस्ट, को इनसिग्निफिकेंट भी नहीं है। तो मैंने मिसाल दी थी, तो वो भी एफओएच से ऊपर ही आता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के अंदर ये नहीं आता, इस वजह से किताबों के अंदर, ये सवालों के अंदर आपको नज़र ही नहीं आएगा। किताबों में लिखा ज़रूर होता है इसको फॉर्मेट में, लेकिन होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है।
टाइम खा गए हो तुम इससे। और बाकी खर्चे आएंगे जी कुछ और, मैं मिसाल के तौर पे, बल्कि सवाल के तौर पे ले लेता हूँ ना कि ताकि ये फॉर्मेट उठा लूँ। हाँ, मैं 2-3 वैसे ही लिख देता हूँ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और वगैरह वगैरह, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लेट्स से, ठीक है। और इंश्योरेंस, ठहर जाओ, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग या इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। तो ये सारी कॉस्ट मिला जुला कर FOH हमारे बन जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 कॉस्ट ही होती है ना, मैंने आपको कहा था कि जो मिलकर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये 3 कॉस्ट ही होती हैं। ये डिब्बा जो है ये FOH का टोटल यहाँ से हम बता देंगे, ठीक है। वैसे ही ना भी करें तो खैर है, लेकिन मैंने वो ज़रा जाके वो नज़र आ जाए, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, ये 3 कॉस्ट होती हैं, ऐसे ही है ना। तो ये ज़रा सामने नज़र आ जाए। अब ये जो तीनों कॉस्ट मिलती हैं ना जी, तो ये तीनों कॉस्ट मिलकर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकलती है। क्या निकलती है जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। फैक्ट्री में टोटल ये सारे खर्चे हो चुके, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। और भाई समझ आ रही है? अब अगला मसला क्या आता है, हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, हमने जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जानी है वो कौन सी कॉस्ट लेकर जानी है? फिनिश, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की बजाय इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ही लिखता हूँ ताकि आपको ये ज़रा और क्लियर हो जाए। वैसे तो दोनों सही हैं, ठीक है। देखें जी, मुझे ये बताएं, प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर कॉन्टीन्यूसली चल रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे होंडा वाले गाड़ियाँ बना रहे हैं, मैं सिर्फ अच्छा ज़रा फॉर्मेट बना देता हूँ और कुछ नहीं, फॉर्मेट बना के फिर सवाल आप 1 मिनट में कर लोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। होंडा वाले गाड़ियाँ बना रहे हैं और मटेरियल डालते हैं, लेबर काम करती रहती है और फिर गाड़ी बनकर निकलती है, शोरूम में जाके खड़ी हो जाती है। अगर पीरियड एंड आए तो क्या ज़रूरी है कि सारी गाड़ियाँ या तो मटेरियल की फॉर्म में पड़ी होंगी, अभी रॉ मटेरियल होंगी, या वो फिनिश गुड्स होंगी? दरमियान में कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती। सेमी फिनिश गुड्स हो सकती हैं, उनको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं जी? वर्क इन। अब वर्क इन प्रोसेस पे भी तो कॉस्ट लग चुकी है। ये गाड़ी जो है इसके ऊपर मटेरियल लग गया, कुछ लेबर लग गई, ठीक है, फिनिश होकर निकली नहीं है, लेकिन ऐसे ही है जैसे बिल्डिंग बनी खड़ी होती थी आपकी पीरियड एंड पे, तो आप कहते थे कि ये हमारा एसेट है, बस उसको PPE ना बनाओ, इसको PP, ये पता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट। चले बात नहीं पता तो पता लग जाएगा आपको, FR 1 के अंदर पढ़ लिया होगा आपने, शायद ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे वो PPE बिल्डिंग बनी थी तो हम कहते थे ये एंड पे कंप्लीट नहीं हुई, तो ये क्या है? हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही ये इन्वेंट्री भी तो एक एसेट ही होती है। ये अभी इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं हुई, ये अधपजद्दी कंप्लीट है, कॉस्ट तो इस पर भी लग चुकी है, मटीरियल लग गया, लेबर लग गई, ओवरहेड लग गए, तो ये कंप्लीट तो नहीं हुई, मैं इसको मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं कह सकता। ये क्या है? ये प्रोसेस में पड़ी है, लेकिन कॉस्ट तो इन पे भी लगी हुई है, ठीक है। तो फिर क्या करें? वर्क इन प्रोसेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्रीज हुआ करती हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ एक तरह की इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और आज पता लगा हमें, शायद पहले भी पता था, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। अब फिनिश गुड की इन्वेंट्री कहाँ चली गई? आपकी इस प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बनाएं तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कहाँ चली जाती है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बारी आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कहाँ चली जाती है, ओपनिंग हो या क्लोजिंग? ये आपकी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते हुए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ गई। अब एक रह गई, बस ये बताया नहीं था बेसिक्स में, वरना आप काम चला ही लेते, ठीक है। अब मेरा सवाल है आपसे, मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये जो टोटल यहां पर आया है, क्या इस टोटल को मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? क्या इस मटेरियल के अंदर उन गाड़ियों पर भी मटेरियल लगा हुआ कंज्यूम में पड़ा होगा जो अभी अंडर प्रोसेस है? क्या इस लेबर के अंदर कॉस्ट जो आपने इस पूरे साल में ये जो लेबर कॉस्ट इनकर किया, क्या इसके अंदर वो लेबर भी पड़ी होगी, वो लेबर कॉस्ट जो इस गाड़ी पे लगी हुई है? क्या ओवरहेड्स में कुछ ना कुछ ओवरहेड्स जितना काम हो चुका है इस गाड़ी पे वो लग चुके होंगे?
इसका मतलब ये तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो वो होंगी जिसके अंदर से हम कॉस्ट निकाल दें इन पार्टली कंप्लीट या सेमी फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को। अगर ये निकाल देंगे कि जितनी कॉस्ट, इस पे जितना मटेरियल, जितनी लेबर, जितनी ओवरहेड, देखो ये क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो लग गए, जो इस पीरियड में लग गए। अगर मैं इसमें से, इस टोटल कॉस्ट में से इस गाड़ी पर लगने वाली कॉस्ट माइनस कर लूं तो बाकी जो कॉस्ट बचेगी वो जो कंप्लीट हो चुके हैं उनकी कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या किया करते हैं, हम लेस कर दिया करते हैं, थोड़ी देर तरह देख लेना, लेस कर दिया करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर क्या लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस। अभी ना लिखे, हाँ पता है मुझे जी, सही है। ये लेस क्यों, क्या समझ आती है, बोलो। ये लेस इसलिए किया ताकि हम कहाँ पहुँच जाएं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर पहुँच जाएं। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है, इनमें फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की जब एडजस्टमेंट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी, ठीक है। अच्छा अगली बात सुनो, ये जो इस पीरियड के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपने बनाया है, ये जाएगा कहाँ, ये जो स्टॉक बनाया आपने, ये क्या करेंगे अब इसका, कोई बताएं बेटा। ये कहीं नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में होगा। अगले पीरियड के अंदर ये क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनेगा। अच्छा अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे पहले इसने कंप्लीट होना है। इसका मतलब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता है वो तो अगले पीरियड में, देखो ना, इस पीरियड में हमने इस कॉस्ट को यहाँ से निकाल कर बैलेंस शीट में एसेट बना के रख लिया, इसको एक्सपेंस नहीं बनने दिया। ये क्या था, ये कॉस्ट बन रही थी, ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट बन रही थी और फिर आगे बिक रही तो एक्सपेंस आउट भी हो रही, ठीक है ना। हमने इसको इधर कॉस्ट में नहीं जाने दिया बल्कि अलग करके एसेट बना के रख लिया। अब जब अगला पीरियड शुरू होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, यानी इसके ऊपर मजीद जो कॉस्ट लगनी है और ये जो पड़ी हुई थी ये मिलाकर ये क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर शामिल हो जाएगी। तो हम अगले पीरियड के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या किया करते हैं, तो ये इस पीरियड का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बाद में लिखा। पिछले पीरियड में जो ओपनिंग वर्क क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बना होगा बच्चों, वो पिछले पीरियड में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं बनाया था। इस पीरियड में सबसे पहले उसको बनाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये फिनिश गुड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकलेंगी, सारी कॉस्ट फैक्ट्री की डाल दें और उसमें से आप ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपकी जाएगी, वो सवाल ने मांगा ही नहीं हुआ था आपसे, रिक्वायरमेंट सिर्फ किसकी थी। अब अगर इस सवाल को थोड़ी सी नजर डालें वैसे जरा क्विकली, तो यहां पर तो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन है, रॉ मटेरियल का कहां जाएगा पता लग गया, फिनिश गुड्स का आपने इग्नोर करना है क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांगी गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं मांगी गई, तो आपने क्या करना था, इसको इग्नोर ही करना था। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस अब क्या होगा पता लग गया आपको, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो निकालनी है वो कैसे निकलेगी, रॉ मटेरियल परचेज है, ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट से कंज्यूम निकालोगे, डायरेक्ट लेबर है, सेलिंग कॉस्ट इग्नोर क्योंकि ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमसे उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांगी है। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टोटल आखिरी आंसर जो है वो जो जहां पे जा रहा है वो जीपी से ऊपर ऊपर है, और जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं वो तो जीपी के नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस को आपने अपने सवाल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इग्नोर करना है। हाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे थे तो इसको भी लेते, समझ आ रही है। अब बेसिक्स के फायदे समझ आ रहे हैं, बेसिक्स में 6 दिन क्यों लगे, जो सवाल भी पकड़ते हैं ना एक बुनियाद सी बनी होती है, बंदा उसको समझ के आगे चल रहा होता है, बेसिक्स बहुत जरूरी थी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी एफओएच, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इग्नोर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एफओएच, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच, यूं लिख देता हूं मैं। वो डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट, ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगी ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट के साथ, बोलो। ये तो डायरेक्ट लेबर खुद ही लिख दिया उसने, इग्नोर हो गया, एफओएच इग्नोर, एफओएच एफओएच एफओएच, कंज्यूम्ड दे दिया उसने, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कंज्यूम्ड दे दिया उसने, परचेज नहीं दिया। अगर परचेज देता और स्टॉक होता तो फिर इसको सवाल के अंदर यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल का भी स्टॉक देना पड़ता, और अगर दे देता तो हम वो यूज करते। ऐसे ही स्टोर के कंज्यूम, स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड की फिगर देते तो कंज्यूम्ड उठा लो, हमें कंज्यूम्ड चाहिए। अगर वो परचेज देगा तो फिर नीचे स्टोर स्पेयर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देगा, ठीक है। उसके बाद अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, अदर एडमिन कॉस्ट। मेरे ख्याल में तो इससे आसान सवाल होना ही कोई नहीं दुनिया के अंदर, 5 नंबर तो मुफ्त के थे इसके। करेंगे ना, अब फॉर्मेट में डालना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप नोट कर लें, इससे ऊपर वाले सवालों में भी कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह आप
ईद के बाद आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है जी। तो ज़िंदगी रही तो अब ईद के बाद संडे को होगी मुलाकात। एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, अभी भी इबादत का टाइम है। तो जो हो सके अपनी ताकत के हिसाब से करें, कमी बेशी अल्लाह पूरी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।